नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिवा एक्सीलेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल एजुटेक शिवा पे। और आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों, जो हमारा सीटेट 2022-2023 एग्ज़ाम ऑनलाइन सीबीटी मोड में आयोजित हो रहा है, तो उसमें क्या हमारे पास बेहतर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या बेहतर अप्रोच होनी चाहिए ताकि पेपर में हम बेहतर स्कोर कर सकें। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे तरीके जिनका यूज़ करके आप पेपर में अपना स्कोर बहुत बेहतर बना सकते हैं। क्या अप्रोच हमारी है, आइए चर्चा करते हैं। पहले समझ लेते हैं पेपर का पैटर्न क्या है, जो कि आपको भी पता होगा। सीटेट जो 2022-23 है, हमारा ऑनलाइन सीबीटी मोड में आयोजित हो रहा है विभिन्न शहरों में। पेपर का जो पैटर्न है, इसमें टोटल क्वेश्चन जो हमारे पेपर में आते हैं वो 150 आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपके 75 क्वेश्चन वो आपके थ्योरेटिकल होते हैं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। और शेष जो 75 क्वेश्चन होते हैं वो आपके पेडागॉजी से रिलेटेड होते हैं, शिक्षण शास्त्र से। अक्सर बच्चों के सामने ये समस्या रहती है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड फैक्ट तो वो रट लेते हैं, लेकिन पेडागॉजी का जो सेक्शन है उसमें उनको समस्या देखने को मिलती है। वो कहते हैं कि क्या ऐसा तरीका हो ताकि हम पेडागॉजिकल सेक्शन भी अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो इसी पर मैं कुछ बातें आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, कुछ विशेष अप्रोच हमारी हैं जिनका यूज़ करके आप अपना स्कोर बहुत बेहतर कर सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, हमारी जो अप्रोच फर्स्ट होनी चाहिए, सीटेट का आप पेपर देने चाह रहे हैं तो पहला एक मूलभूत सिद्धांत अपने मस्तिष्क में, अपने माइंड में हमेशा रखिए कि पूरे पेपर के दौरान जितने भी प्रश्न से आपका सामना होगा, सारे प्रश्नों में आपको एक मूलभूत सिद्धांत याद रखना है कि बच्चे का हित किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होना चाहिए और बच्चे को हमको पूरी तरह जो है सम्मान देना है। यानी कि किसी भी तरह से बच्चे का अहित ना हो रहा हो। अगर कहीं भी ऐसी पॉइंट्स हैं, कहीं भी ऐसे ऑप्शन हैं जो बच्चे के अधिकारों का हनन कर रहे हों, तो हम बिल्कुल भी उनके साथ नहीं जाएंगे। वे ऑप्शन हमेशा गलत ही होंगे। ठीक है, ये सिद्धांत आपको कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा देगा। हमारी जो अप्रोच सेकंड है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका जो पेपर होगा उसमें जितने भी ऑप्शन आपको दिखेंगे, कुछ टैग वर्ड्स हैं जो आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं नज़र जरूर आएंगे। उनमें से कुछ हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं और कुछ हमारे नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। पहले चर्चा करते हैं कि कहीं भी अगर किसी क्वेश्चन में हमको इन नेगेटिव वर्ड्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनमें से कुछ भी अगर दिख रहे हैं तो हम कतई उस ऑप्शन को सही नहीं मानेंगे। किस तरह, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है रटाने पर जोर। कोई भी ऑप्शन जो बच्चों को रटाने पर फोकस्ड हो, बच्चों को रटाने पर जोर दे रहा हो, तो कभी भी उस ऑप्शन को हम सही नहीं करेंगे। बच्चे को रटा के नहीं समझाया जा सकता, उसको गतिविधियों के माध्यम से, एक क्रिएटिविटी के माध्यम से उसको समझाना बहुत बेटर होता है अगर बच्चा प्राइमरी लेवल का है। ठीक है, इसके बाद ऐसा कोई भी ऑप्शन जिसमें बच्चे के लिए सजा का प्रावधान है। मान लीजिए कोई बच्चा आपकी क्लास में है जो अपेक्षित अधिगम स्तर नहीं प्राप्त कर पाया, उसको सीखने में कठिनाई हो रही है, और एक शिक्षक के तौर पर आप उसको निरंतर सजा देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे के लिए किसी भी तरह से उपयुक्त नहीं है। तो कहीं भी अगर बच्चे के लिए दंड का या सजा का प्रावधान है किसी ऑप्शन में, तो ऐसा ऑप्शन हमेशा गलत ही होगा। ठीक है, अगला आपको दिख रहा है एक टर्म यहाँ पे, कठोर। हम एक शिक्षक हैं, आप भी एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। खास तौर पे अगर प्राइमरी लेवल पे देखा जाए तो बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं, वो बहुत ही इमोशनली अटैच्ड होते हैं अपने टीचर्स के साथ। तो हमें कभी भी बच्चों के प्रति कठोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अभी सीखने की प्रक्रिया में हैं, उनको अभी बेसिक नॉलेज ज़्यादा नहीं है। हमको उनकी बुनियादी भाषा को, उनके बुनियादी ज्ञान को, उनकी बुनियादी साक्षरता को हमें मजबूत करना है। तो इसलिए हमें बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना होगा, मित्रवत रहना होगा, ताकि बच्चे हमसे कनेक्टेड हो सकें और एक शिक्षक के रूप में हम उनका मार्गदर्शन कर सकें, उनकी बुनियादी समझ को मजबूत बना सकें। तो कहीं भी शिक्षक अगर बच्चों के प्रति कठोर है, ऐसी कोई भी बात ऑप्शन में झलक के आ रही है, तो कभी भी इस ऑप्शन को हम सही नहीं करेंगे। ठीक है, अगला एक चीज़ यहाँ पे लिखा है केवल। कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें छोटे बच्चे और बच्चियों के बारे में बात हो रही होगी कि केवल बालक ही ऐसा कर सकते हैं या केवल बालिकाएं ही ऐसा कर सकती। ऐसा कहीं भी ऑप्शन अगर आपको दिखेगा
तो ये ऑप्शन कतई सही नहीं होगा, क्योंकि केवल बालक ही ऐसा कर सकते हैं या केवल बालिकाएं ही ऐसा कर सकती हैं। कहीं ना कहीं ये ऑप्शन ये लैंगिक भेदभाव को प्रदर्शित कर रहा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को प्रदर्शित कर रहा है। तो कभी भी ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं होगा जिसमें केवल एक पक्ष की बात हो रही हो। इसी से मिलता जुलता एक और ऑप्शन आपको दिखेगा जिसमें मात्र ही टर्म आएगा, या केवल बालक ही ऐसा कर सकते हैं, मात्र बालक ही ऐसा कर सकते हैं, मात्र बालिकाएं ही ऐसा कर सकती हैं। अगर ऐसी कहीं भी कोई बात आ रही है जो लैंगिक भेदभाव को उजागर कर रही है तो ऐसा ऑप्शन आपका कभी भी सही नहीं होगा। इस ऑप्शन को हमेशा गलत ही मानना। अगला हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक टर्म लिखा है हतोत्साहित। हम एक शिक्षक हैं, एक शिक्षक के रूप में हमारा दायित्व होना चाहिए कि हम बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करें। आपने बच्चे से कुछ प्रश्न पूछा, अब बच्चे ने अपनी समझ के अनुसार उस प्रश्न का उत्तर बताया, आधा अधूरा उत्तर बताया, टूटी फूटी भाषा में अपनी बताया, तो कभी भी हम बच्चे का अपमान नहीं करेंगे कि आपको सही ज्ञान नहीं है, आप सही भाषा में नहीं बता पाए तो हम उसका अपमान करें। कभी भी बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें बच्चों के हतोत्साहित होने की बात प्रदर्शित हो रही हो, ऐसा ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक यहाँ पे टर्म लिखा है व्याकरण। व्याकरण से तात्पर्य यह है कि छोटा बच्चा जब आता है तो उसको नियम और सिद्धांत ये समझने में, रटने में वो उतना इंटरेस्ट नहीं लेता। और छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको गतिविधियों के माध्यम से, प्रॉपर उदाहरण देकर जब हम समझाते हैं या कविताओं के माध्यम से हम कुछ समझाते हैं या विभिन्न प्रकार के खेल संबंधित गतिविधि कराते हैं तो उनसे बच्चे बहुत बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो व्याकरण या नियम उनको रटा कर हम उनकी बुनियादी समझ को मजबूत नहीं कर सकते। इसका एक बुरा प्रभाव पड़ेगा छोटे बच्चों पर। तो कहीं भी, हालांकि व्याकरण एक पॉजिटिव टर्म ही है, लेकिन छोटे बच्चों के लेवल के अनुसार हम इसका यूज रटाने या सिद्धांत संबंधी चीज़ें सिखाने में नहीं करेंगे। ये बात हो गई नेगेटिव चीज़ों पर। अगर ऐसे कहीं भी वर्ड आपको किसी ऑप्शन में दिख रहे हैं तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। ठीक है, आइए अब बात करते हैं कुछ पॉजिटिव चीज़ों पर कि कौन से ऑप्शन जिनके सही होने की संभावना ज़्यादा है। ठीक, कौन से ऑप्शन हमको टिक करने हैं जिनके सही होने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो कुछ पॉजिटिव टर्म यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक बात लिखी है गतिविधि। गतिविधि का मतलब ये है कि छोटे जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं वो खेल कूद में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। तो अगर हम किसी चीज़ को हम खेल के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से उनको समझाएंगे तो वो बहुत बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। छोटे बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां भी स्कूलों में संचालित कराई जाती हैं जो कि छात्रों के लिए सीखने के लिए एक बहुत ही उपयुक्त वातावरण जो है तैयार करती हैं। अगली बात यह है प्रोत्साहन की। मैंने अभी चर्चा भी की कि आप एक शिक्षक हैं, आपने बच्चे से कोई प्रश्न पूछा कि इस चीज़ का अर्थ बताइए, इस चीज़ से आप क्या समझते हैं। अब बच्चे ने अपनी समझ के अकॉर्डिंग बताया, हो सकता है वो पूरी तरह सही ना बता पाया हो। तो अगर बच्चे ने कोई भी जवाब दिया है तो आपको पहली बात तो एक शिक्षक के तौर पर बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए कि हाँ उसने बताया, कुछ बहुत उसको पता है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ देखिए इस बच्चे ने बताया, भाई बहुत अच्छी, सब लोग तालियां बजाएं। तो जब तालियां आप बजवाते हैं अन्य बच्चों के साथ तो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और अगली बार, अगला सेशन जब भी आप आयोजित करते हैं बच्चे के साथ तो खुलकर अपनी बातें जो है रख सकता है कि हमारे जो टीचर हैं, हमारे सर हैं, ये हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, कभी भी हमको मारते नहीं हैं, हमेशा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। तो इससे बच्चे जो है आपके साथ घुलना मिलना जो है वो शुरू हो जाएंगे और जहाँ भी उनको कुछ अभिव्यक्त करना है तो वो बहुत ही आराम से, बहुत ही सहज होकर आपके समक्ष अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला बात यह है कि आप किसी भी कविता को पढ़ा रहे हैं, किसी भी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं तो कोई भी चीज़ें जो आप उनको बताएं उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। जो भी चीज़ें आप उनको पढ़ा रहे हैं वो अर्थपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी ऑप्शन में किसी ऑप्शन का सेंस अर्थपूर्ण निकल रहा है तो वो आपका सही होगा। फिर अगला टर्म है यहाँ पे चर्चा। अगर कहीं किसी ऑप्शन में बच्चों के साथ चर्चा करने की बात हो रही हो कि शिक्षक जो है इस टॉपिक पर बच्चों के साथ चर्चा करके इस समस्या का जो है समाधान ढूंढ सकते हैं, तो बच्चों के साथ चर्चा करना या बच्चों को चर्चा करने के अवसर देना कहीं ना कहीं उनकी मौखिक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देता है। तो ये एक पॉजिटिव फैक्ट है। अगर बच्चों को चर्चा का अवसर मिल रहा है तो ये एक
बेहतर बात है, ये ऑप्शन सही होने की संभावना ज़्यादा है। अगला बात यह है कि अवसर, यहाँ पे एक टर्म लिखा है, अवसर से तात्पर्य यही है कि जब बच्चों को आप मौखिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देते हैं, आपने कुछ सवाल पूछे, बच्चों ने अपनी भाषा में अपने ज्ञान के मुताबिक उनका जवाब दिया, तो आप बच्चों को प्रोत्साहित करें। अगर अवसर दे रहे हैं तो ये बहुत बेहतर बात है, बच्चों के लिए एक पॉजिटिव बात है और ये विकल्प सही होने की संभावना ज़्यादा है। अगली एक बात है सृजनात्मकता। मैंने कहा कि बच्चों को आप रटा के मत सिखाइए, उनको रटाइए मत। खेलों के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से बच्चे को उचित अवसर दीजिए, वो अपने को एक्सप्रेस कर सके, तो बच्चा बहुत बेहतर तरीके से सीख सकता है गतिविधियों के माध्यम से, खेल के माध्यम से, यानी कि उनमें सृजनात्मकता जो है आएगी तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेटर हो जाएगा। तो ये एक ऑप्शन आपका सही होगा, बिल्कुल इसके साथ आप जा सकते हैं। अगला है कि कारण का पता लगाना। मान लीजिए कि आपने जो है बच्चे से कुछ प्रश्न पूछा कि कोई चीज़ है, ये कोई घटना है, ये किस लिए घटित हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि बच्चों को आप अवसर देते हैं कि इस चीज़ के बारे में बच्चे का प्रारंभिक ज्ञान कितना है, तो बच्चे अपनी भाषा में जो है बताते हैं कि हाँ ये चीज़ इस कारण से घटित होती है। तब आप एक अनुमान लगा पाते हैं कि उनका जो अधिगम स्तर है, उनका जो पूर्व ज्ञान है वो कितना है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऐसे टर्म हैं जो बच्चे के अधिकार का किसी भी तरह से हनन नहीं करते हैं, बल्कि उनके फेवर में हैं ये सारी बातें। तो ऐसी बातें जिन ऑप्शन में होंगी वो ऑप्शन सही होने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपके पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स थे। इन शब्दों वाले ऑप्शन कभी भी सही नहीं होंगे, उनके साथ मत जाइएगा, और ऐसे सेंस जहाँ भी निकल रहे हों उन ऑप्शंस को आप सही जरूर करिएगा, क्योंकि उनके सही होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, ठीक है। अब ये हमारी हो गई अप्रोच 1 और अप्रोच 2। अगर मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति आ जाती है कि आपका जो पेपर है चूँकि ऑनलाइन मोड में है, अब अंतिम 3-4 मिनट बचे हैं, आपके पास समय बहुत कम है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने विचार करने के लिए छोड़ रखे हैं, जिसमें आपको कन्फ्यूज़न है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा, ठीक है। तो चूँकि समय बहुत कम है विचार करने के लिए और प्रश्न आपके पास हैं ज़्यादा, तो जब अंतिम समय में ऐसी आपातकालीन अवस्था आ जाए कि आपके पास समय बहुत कम हो, तब हमारी अप्रोच क्या होगी। तो उसके लिए यहाँ पे आपको दिख रहा है अप्रोच 3 हमारी, कि बड़े एवं पॉजिटिव ऑप्शन के साथ जाना है। अगर कोई क्वेश्चन पेडागॉजिकल है और उसमें कोई बात पूछी गई है, उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें आप ढूंढिए कि कोई ऑप्शन अगर सबसे बड़ा है और पॉजिटिव सेंस निकल रहा है, ये चीज़ जरूरी है यहाँ पे कि पॉजिटिव सेंस उसका निकल रहा हो, तो उसी पर टिक मार दीजिए, संभावना ज़्यादा है कि वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया आपको कि एक प्रश्न है कि एक विकलांग बच्चा है, वो पहली बार विद्यालय आता है, तो एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। अब 4 ऑप्शन है, उसे विशेष स्कूल में भेजना चाहिए, बी है उसे अन्य छात्रों से दूर रखना चाहिए, सी है सर्वप्रथम एक प्रवेश परीक्षा का आयोजन करना चाहिए, और डी है सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन जो है कि बच्चा आपके पास आ रहा है, तो एक शिक्षक के तौर पर आपका कर्तव्य होना चाहिए कि उस बच्चे को उचित माहौल दे सकें, ताकि वो आपके विद्यालय में रहकर भी पढ़ाई कर सके अच्छे से। तो ये ऑप्शन जो है आपका, जो सीधे सीधे उसको विशेष स्कूल में भेजने की बात कर रहा है, ये कहीं भी तरह से सही नहीं होगा, ठीक है। दूसरा एक ऑप्शन है कि उसे अन्य छात्रों से दूर रखना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। कि किसी भी छात्र को अन्य छात्रों से अलग आप करते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक हीन भावना आ जाती है, जो किसी भी नज़रिए से सही नहीं है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा, ठीक है। और फिर है कि सर्वप्रथम एक प्रवेश परीक्षा का आयोजन करना चाहिए, तो ऐसा कहीं भी कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए कि कोई विशिष्ट बालक आपके पास आ रहा है और जो है उसके लिए आप अलग से एक विशेष परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है एक भेदभाव को प्रदर्शित करता है। तो ये भी जो है आपका ऑप्शन गलत ही होगा। फिर आप देख लीजिए यहाँ पे जो ऑप्शन डी आपका लिखा हुआ है कि सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है। आप अभिभावकों से चर्चा करें, आप अपने स्टाफ टीचर्स के साथ में चर्चा करें कि जो विशिष्ट बालक है, जो विकलांग बालक है, इसके लिए क्या हम कर सकते हैं, क्या चीज़ें
हम दे सकते हैं, क्या संसाधन हम प्रयुक्त कर सकते हैं ताकि इस विशिष्ट बालक को, जो विकलांग बच्चा है, इसकी पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। तो आप देख रहे हैं कि यह ऑप्शन सबसे लंबा है और इसका एक पॉजिटिव सेंस भी निकल रहा है। तो इस तरह के प्रश्न में आप जो है ऑप्शन डी को टिक कर देंगे, यह ऑप्शन आपका सही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन तरीकों के साथ आप अपना पेपर जब देंगे तो निश्चित ही एक बहुत ही बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, आगामी परीक्षा के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवा एक्सीलेंस एकेडमी पूरी तरह से छात्रों के हित में तत्पर है और आगे हमारे नियमित वीडियोस जो है चैनल पे आते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।